साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से जो है डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग 1 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है ताज़ा जल कि जलीय, स्थलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में। यहाँ ध्यान रखिएगा, ताज़ा जल की है। यह अध्ययन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे शॉर्ट में CMS कहते हैं, इसके और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के मध्य सहयोग का परिणाम है। यह अध्ययन जापान द्वारा वित्त पोषित काउंटर मेशर सेकेंड परियोजना का एक भाग है। काउंटर मेशर का उद्देश्य जो है एशिया के नदी तंत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण के स्रोतों और मार्गों की पहचान करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो काउंटर मेशर है, इसका उद्देश्य विश्व भर की सारी नदियों का नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली एशिया के नदी तंत्रों के बारे में अध्ययन करना है। यह अध्ययन वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण CMS पर अभिसमय द्वारा संरक्षित भूमि और ताज़ा जल की प्रवासी प्रजातियों पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों की पहचान करता है। इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं उसकी भी यदि बात करें तो अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 53 मिलियन टन प्लास्टिक जलीय प्रणालियों में प्रवेश कर सकता है और यह अंततः 90 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। अध्ययन में गंगा और इरावदी डॉल्फिन, मतलब गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन, डुंगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, एशियाई हाथियों तथा विभिन्न एवियन प्रजातियों, जो पक्षी प्रजातियां हैं, एवियन प्रजातियों की केस स्टडीज को समाविष्ट किया गया है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। अध्ययन द्वारा प्रकट किए गए प्रमुख खतरों में जो शामिल है वो है प्लास्टिक अपशिष्ट में फंसना, जैसे कि मछली पकड़ने वाले जाल में फंसना, प्लास्टिक का अंतर्ग्रहण जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, मतलब खाद्य श्रृंखला में इसका प्रवेश कर जाना, प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण वायु जल अंतराफलक पर रहने वाली प्रजातियों के लिए स्थान की कमी और व्यवधान इत्यादि, ये जो हैं प्रमुख खतरे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए ब्लैक फेस, स्पूनबिल और ऑस्प्रे जैसे जो प्रवासी पक्षी होते हैं, इनको प्लास्टिक से घोंसले बनाते हुए देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः इनके जो चूजे या जो बच्चे होते हैं, इन घोंसलों में ये जो प्लास्टिक होते हैं इसमें उलझ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा CMS या बॉन कन्वेंशन भी जिसे कहते हैं, 1979 में यह कन्वेंशन होता है, इसके बारे में बात कर लें तो याद रखिएगा बॉन कन्वेंशन या CMS जो है ये कब होता है, 1979 में। यह प्रजातियों और पर्यावास संरक्षण हेतु सहयोग एवं कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है। संरक्षण आवश्यकताओं के आधार पर प्रजातियों को परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया। परिशिष्ट 1 में कौन है, वे प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है, जबकि परिशिष्ट 2 में वे प्रजातियां हैं जो उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लाभान्वित होंगी। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC संकल्प अफगानिस्तान पर प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है। तो इसके बारे में देखें तो भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC ने UNSC संकल्प 2593 को अंगीकृत किया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत ने किया है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित, मतलब 3 कंट्री के द्वारा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 सदस्यों ने मतदान किया था, विरोध में किसी भी सदस्य ने मतदान नहीं किया। देखिए रूस और चीन मतदान से पृथक रहे। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इस 15 में से 13 ने जो है समर्थन में मतदान किया, 2 जो हैं आपके चाइना और रशिया इससे पृथक थे। रूस और चाइना के अनुसार इसमें कुछ समूहों विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट और उइगर स्टेट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट को इस दस्तावेज में विशेष रूप से नामित नहीं किया गया है। संकल्प के जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी बात करें तो अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने और प्रशिक्षित करने तथा आतंकवादी हमलों की योजना निर्माण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, यह विशेष रूप से UNSC अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 द्वारा नामित आतंकियों का उल्लेख करता है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा अर्थात LET और जैसे मोहम्मद जेम भी शामिल हैं। यद्यपि इस संकल्प में तालिबान का कई बार उल्लेख किया गया है, परंतु उसकी निंदा नहीं की गई है। भारत ने संकल्प को पारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने अफगानिस्तान में राज्य अभिकर्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उत्पन्न किया है और विशेष रूप से
लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की भूमिका को प्रकट किया है। भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना द्विवार्षिक कार्यकाल, और ये भारत का अभी तक का 8वां कार्यकाल है, इसको आरंभ किया था। और भारत एक माह, मतलब हर माह जो अध्यक्षता होती है रोटेट होती रहती है, तो भारत एक माह अर्थात अगस्त माह तक यूएनएससी का अध्यक्ष रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं स्थायी सदस्य जो वीटो अधिकार जिनको प्राप्त है, वो 5 सदस्य हैं। कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। गैर स्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसमें अफ्रीका से 3 देश लिए जाते हैं, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप तथा अन्य से 2 और पूर्वी यूरोप से 1 होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, तथा ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है तथा जिसे कार्यान्वित करने हेतु सदस्य राष्ट्र जो हैं वो बाध्य होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, चीन ने म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर के लिए प्रथम सड़क रेल परिवहन लिंक आरंभ किया है। तो इस परिवहन गलियारे में एक समुद्री सड़क रेल संपर्क शामिल है। तो किसके बीच में? चीन और म्यांमार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना है और ये आपका म्यांमार है, ये आपका रूट है। तो इस मार्ग से चीन अब म्यांमार के माध्यम से सिंगापुर से संयोजित हो गया है। यह दक्षिणी पश्चिम चीन को हिंद महासागर से जोड़ने का सरलतम मार्ग है। भारत के समक्ष इससे संबंधित जो चिंताएं हैं या जो चिंतनीय मुद्दे हैं उनकी यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी तक चीन की प्रत्यक्ष पहुंच भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अतिरिक्त अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी उसी मार्ग पर हैं जिस मार्ग से चीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अभिलाषी है। हिंद महासागर का समुद्री मार्ग जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, यह विभिन्न एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऊर्जा और व्यापार गलियारा दोनों है। इसके अतिरिक्त चीन के मौजूदा कदम को भारत को घेरने की चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, इसके हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अब चीनी पोत व्यापक पैमाने पर बंगाल की खाड़ी से गुजर सकते हैं, इससे वे आसानी से भारतीय द्वीपों की निगरानी कर सकते हैं। इससे उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद भी बढ़ सकता है। संबंधित घटनाक्रम में जापान ने चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु अपने सैन्य बजट में नए सिरे से बढ़ोतरी के प्रयास किए हैं। विगत वर्ष से जापान ने चीन को अपने प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में चिन्हित किया है। आगे बढ़ते हैं। APDIM अर्थात आपदा सूचना प्रबंधन के विकास हेतु एशिया और प्रशांत केंद्र के अनुसार रेत और धूल के तूफान भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। आपदा सूचना प्रबंधन के विकास हेतु एशिया और प्रशांत केंद्र APDIM ने एशिया और प्रशांत में रेत एवं धूल के तूफान जोखिम आकलन शीर्षक से रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में कहें तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स रिस्क असेसमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये जो आपका APDIM अर्थात आपदा सूचना प्रबंधन के लिए विकास हेतु एशिया और प्रशांत केंद्र, ये एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यूनिस्कैप का एक क्षेत्रीय संस्थान है। रेत और धूल के तूफान जो हैं प्रायः मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं जब तीव्र पवनें बहुत कम या कोई वनस्पतिक आवरण नहीं होने पर शुष्क मृदा के कणों को समाहित कर लेती हैं। इसके जो अध्ययन किया गया, इसके जो प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रेत और धूल के तूफानों के 4 प्रमुख गलियारे हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया, तीसरा है मध्य एशिया और चौथा है प्रशांत क्षेत्र। तो ये 4 गलियारे हैं। रेत और धूल के तूफानों का भारत के लिए ऊर्जा हानि जो है प्रतिवर्ष $107 मिलियन से अधिक है। इस प्रकार की अधिकांश धूल में नमक की मात्रा अधिक होती है जो इसे पौधों के लिए विषाक्त बनाती है। तीसरे ध्रुव हिमालय हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो तीसरे ध्रुव पर बहुत अधिक धूल का निक्षेप होता है। यदि इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो वे निक्षेपण क्षेत्रों में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करती हैं, इससे वनस्पति को लाभ पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त लौह कणों को साथ प्रवाहित करने वाले धूल के कण महासागरों के कुछ हिस्सों को समृद्ध कर सकते हैं, पादप प्लवकों के संतुलन में सुधार कर सकते हैं और समुद्री खाद्य जाल को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग
ये जो फिगर दिखाया गया है जिसमें सतत विकास लक्ष्यों जो SDG 17 गोल्स हैं उन पर रेत और धूल के तूफानों का प्रभाव के बारे में बताया गया कि कौन से ऐसे जो गोल हैं SDG के जिन पर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो जिन पर प्रभाव पड़ेगा उनको देख लेते हैं। पहला है शून्य निर्धरता से संबंधित है, दूसरा गोल आपका शून्य भुखमरी से संबंधित, तीसरा उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली से, इसको ध्यान भी रखिए कई बार मिलान करने के लिए पूछता है। छठा जो है जल और स्वच्छता है, आठवां उत्कृष्ट रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि है, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं हैं, 11वां संवहनी शहर और समुदाय हैं, 13वां जलवायु संरक्षण है, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा है, 15 धरती पर जीवन है और 17वां जो है लक्ष्यों हित भागीदारियां हैं। आगे चलते हैं। 3 महिला न्यायाधीशों सहित उच्चतम न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के इतिहास में ऐसा प्रथम बार होगा जब एक ही समय में 9 न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इससे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है 33 हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 34। अभी भी एक कम है, तो 34 अधिकतम हो सकते हैं, 33 अब हो जाएंगे। न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो वर्ष 1989 में एम फातिमा बीबी से आरंभ हो करके वर्तमान तक विगत 71 वर्षों में केवल 8 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी जो कि 7 अगस्त 2018 को पदोन्नत होने के पश्चात शीर्ष न्यायालय में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश हैं वर्तमान में। अब इसमें 3 और शामिल हो गए, मतलब 4 हो गए। महिलाओं के प्रवेश के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं जिसकी वजह से इनका यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है? तो जिला न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की भर्ती में प्रमुख बाधा प्रवेश परीक्षा देने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड है। अधिवक्ताओं को 7 वर्ष की निरंतर विधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, साथ ही उन्हें अनिवार्य रूप से 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यह महिलाओं के लिए प्रतिकूल है क्योंकि इस आयु के में अनेक महिलाओं का विवाह हो जाता है। वहीं चौथा पॉइंट यह है कि इसके अतिरिक्त कानून में लंबे और अनम्य कार्य के घंटे तथा साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां अनेक महिलाओं को प्रैक्टिस छोड़ने के लिए बाध्य करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता को पूर्ण करने में विफल हो जाती हैं। थोड़ा सा और बात करें, न्यायपालिका में लैंगिक समानता का महत्व क्या है? यदि लैंगिक समानता यहाँ पर बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी व समावेशी बनाने तथा जिन लोगों के जीवन को वह प्रभावित करती हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उसे स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। तो चूँकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़ेगा तो समाज में जो महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनमें भी एक जो है उसमें जो जजमेंट आएगा उसमें भी एक सुधार देखने को मिलेगा। महिला न्यायाधीश स्वयं के जीवन में घटित हो चुके उन अनुभवों को अपने न्यायिक कार्यों में उपयोग करेंगी जो अनुभव अधिक व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, भारत ने इस वर्ष अर्थात 2021 में सौर क्षमता में 4.5 गीगावाट की वृद्धि की है और यह वृद्धि वर्ष 2020 में संस्थापित क्षमता की तुलना में अधिक है। तो देखिए विगत संपूर्ण वर्ष मतलब 2020 में 3.2 गीगावाट की तुलना में वर्ष 2021 की प्रथम छमाही में ही भारत ने सौर क्षमता में 4.5 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की। 2020 में पूरे साल भर में 3.2 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि अभी छमाही में ही 2021 में 4.5 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि सौर क्षेत्र की बढ़ोतरी के स्थिति को दर्शाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व भारत के संस्थापित विद्युत क्षमता मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी जो थी वो 10.3% तक पहुँच गई थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह पहली बार था जो पवन आधारित ऊर्जा स्रोतों से यह अधिक था। नवीकरणीय ऊर्जा में जो है पवन आधारित ऊर्जा स्रोत से अधिक जो है आपका सौर ऊर्जा से उत्पादित हो रहा था। यहाँ पे बात करते हैं आगे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा जो आरंभ की गई पहल हैं, इनिशिएटिव हैं, उनकी बात करें तो पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु सृष्टि योजना। सृष्टि का पूरा नाम क्या है? सोलर ट्रांसफिग्रेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा सृष्टि योजना किससे संबंधित है? तो ये सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन से संबंधित है। रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन से संबंधित है सृष्टि योजना। सोलर ट्रांसफिग्रेशन ऑफ इंडिया, योग्य कार्यबल तैयार करने हेतु सूर्य मित्र कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त सौर पार्कों तथा अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, पीएम कुसुम ये इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना। अजय अर्थात अटल ज्योति योजना, बड़े ऊर्जा उपभोक्ता ग्राहकों हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्व। ये कुछ भारत के इनिशिएटिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसे भारत तथा फ्रांस द्वारा संभावित सदस्यों के रूप में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य
पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरंभ किया गया था सन 2015 में। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये जो पहल है इसको आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फोरम में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब आगे चलते हैं। अगला है मिशन 5000। तो ये क्या है, याद रखिएगा, मिशन 5000 का उद्देश्य प्रभावी संसदीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश के सभी 5000 विधायकों से संसदीय सत्र के दौरान विधायिका की कार्यवाही को बाधित न करने का संकल्प लेने की अपील की है। अगला है जम्मू और कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, यह एक क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये जो वेब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, इसे 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2037 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। योजना का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाना है। यह भारत सरकार द्वारा प्रथम बार आरंभ की गई एक औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज सहायता, जीएसटी संबंधित प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता प्रदान करती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े अर्थात जीडीपी संबंधी जो आंकड़े हैं, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में 20.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हालांकि विगत वर्ष इसी तिमाही में जो है 24.4% का संकुचन दर्ज किया गया था, मतलब निगेटिव में थी। तो पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो अभी भी हमारी बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है। ये आंकड़े निम्न आधार प्रभाव लो बेस इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये निम्न आधार प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि विगत वर्ष जून माह तक प्रथम तिमाही में देशव्यापी लॉकडाउन कारण अर्थव्यवस्था में बृहद पैमाने पर संकुचन दर्ज किया गया था। अर्थशास्त्र में निम्न आधार प्रभाव अर्थात लो बेस इफेक्ट एक अल्प प्रारंभिक परिणाम से एक लघु निरपेक्ष परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो एक बृहद प्रतिशत परिवर्तन में रूपांतरित होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है स्क्रब टाइप्स। ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश में रहस्यमय ज्वर के कई मामले सामने आए हैं, जिसे स्क्रब टाइप्स के रूप में संदर्भित किया गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार स्क्रब टाइप्स ओरिएंटिया तुशु गामूशी नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। लोगों में यह संक्रमण संक्रमित मांसपेशियों जो लार्वा घुन होते हैं उनके काटने से फैलता है। लक्षणों में ज्वर और ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, चकत्ते और मांसपेशियों में पीड़ा शामिल है। स्क्रब टाइप्स से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति के उपचार हेतु प्रतिजैविक डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल, इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। 5 मिनट के प्रोटोकॉल का उद्देश्य कार्यस्थल पर लोगों को योग से परिचित कराना है। यह कार्य अवधि से 5 मिनट के ब्रेक लेने के विचार को प्रोत्साहित करता है, ताकि पुनः आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने, तनाव दूर करने और पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए योग अभ्यास किया जा सके। इसके अतिरिक्त मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा भी एक वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसकी मदद से केवल 5 मिनट में कहीं भी योग और ध्यान जैसे योगाभ्यास किए जा सकते हैं। अगला है सुर्खियों में रहे स्थलों में, तो पहला है केंद्रपाड़ा। तो ओडिशा का जो केंद्रपाड़ा है यह भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां मगरमच्छों की सभी तीनों प्रजातियां, कौन कौन सी 3 प्रजातियां, लवड़ी जल वाले मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं काकरा के ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा का क्षेत्र। केंद्रपाड़ा जो है विशेषकर नदियों, क्रीक्स, जल प्रवेशिकाओं या इनलेट्स से घिरा हुआ है एक जिला है। यह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवड़ी जल या ज्वार नदमुखी मगरमच्छों के लिए अपने सफल संरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रचलित रहा है या जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं पर है। सभी 3 प्रजातियां जो मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 तथा प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के परिशिष्ट वन के तहत संरक्षित हैं। अब ये IUCN
के जो में मगरमच्छों की जो स्थिति है तीनों की, वो क्या है उनको देख लेते हैं। तो लवणी जल वाले मगरमच्छ जो हैं ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध हैं। वहीं घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और मगर जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आपका घड़ियाल आता है। आगे चलते हैं। चर्चित व्यक्तित्व में जो हैं ये हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। वर्ष 1959 में 1959 में उन्होंने संन्यास का संकल्प लिया था। इसके उपरांत उन्होंने वैष्णव शास्त्रों पर टीके को लेखनीबद्ध करना आरंभ किया था। वर्ष 1966 में स्थापित इस्कॉन के नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने भारत और विशेष रूप से पश्चिम में गौड़ीय वैष्णव, अर्थात ये गौड़ीय वैष्णव क्या है, हिंदू धर्म का एक दर्शन है, तो गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र के प्रमुख संचारक के रूप में अपना विशेष योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र के प्रमुख संचारक के रूप में। इस्कॉन जिसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानमृत संघ को आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। गौड़ीय वैष्णववाद मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की भक्ति आराधना अर्थात भक्ति योग पर केंद्रित रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 1 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।